जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार, बढ़िया वाली है। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ही आप अपनी मेहनत को थोड़ा बढ़ा के ही चलें और सारी टेक्निकल चीज़ों को समझते हुए बढ़िया तरह से सभी का रिवीजन करते हुए, याद करते हुए आप सभी चल रहे होंगे। तो भाई साहब, साइंस तो एक महत्वपूर्ण विषय है ही, लेकिन उसके साथ-साथ ना बाकी सब्जेक्ट को भी अपने स्ट्रॉन्ग रखो। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि आप सभी पहले से तैयारी कर रहे थे या आप फ्रेशर भी हैं, तो आप बाकी विषयों को ध्यान देते चल रहे होंगे। और अगर पहले से तैयारी कर रहे थे, तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं अदर देन साइंस, वो तो सभी बहुत अच्छे होंगे ही। चलो भाई बताओ, बाकी आप सभी कैसे हो? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी पढ़ाई? अखिल कुमार भाई नमस्ते। अमित प्रधान भाई राम राम भाई राम राम। बहुत अच्छे हैं सभी, तैयारी अच्छी चल रही है। आपके हाल कैसे हैं? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आ जाते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और ग्रेविटेशन का आज जो है वो लास्ट पार्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का बिल्कुल आखिरी पार्ट आज हम पढ़ लेंगे। और कल तक अगर हम देखें तो हमने सैटेलाइट के बारे में बेसिकली पढ़ा। हम लोगों ने उपग्रहों के बारे में बेसिकली पढ़ा था और उपग्रहों में हमने हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझा। अब देखो, अगर टेक्निकली देखा जाए, फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखा जाए, ग्रेविटेशन के एस्पेक्ट से देखा जाए, तो हमें सैटेलाइट में इतना ही पढ़ना है। देखो सैटेलाइट तो इतना नहीं है भाई, ऐसे तो सैटेलाइट में जाने लगो तो फिर सैटेलाइट के सेंसर पढ़ने लगो कि भाई सैटेलाइट में कौन कौन से सेंसर होते हैं, हर सेंसर का क्या काम होता है, कौन सी कंपनी उन्हें बना रही है, कौन से वैज्ञानिक उन्हें छोड़ रहे हैं, तो मतलब लेकिन हमें सैटेलाइट को ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। भाई ग्रेविटेशन में इसका क्या मतलब है। तो साथ ही सैटेलाइट में था तो इतना ही, लेकिन चूंकि हमारी लड़ाई एसएससी से है और वाकई में एसएससी को शायद नहीं जानकारी कि भाई साइंस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो साइंस को भी हिस्ट्री बना के पूछता है, जिसके बारे में कल मैंने बताया था। तो बहुत सारी जानकारी जो कि एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, वो हमें पढ़ना है और वो बिल्कुल आपको हिस्ट्री जैसी लगेगी। इसमें से तो सीधा आप याद ही कर लेना, ये मैं कहूँगा। मैंने कल कहा था ना, वो पॉइंट मैं आपको करा दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सेटेलाइट से। इनमें कुछ भी समझने वाला नहीं है भैया, सीधा सीधा याद रखने वाला है। सीधे पॉइंट हैं, याद रख लो कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत भारत ने 1975 में आर्यभट्ट नामक कम ऊंचाई वाले उपग्रह का प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष युग में कदम रखा। अब यहाँ से क्या सवाल बन जाएगा कि भारत ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा? कौन सा छोड़ा? आर्यभट्ट छोड़ा। कौन सी सन में छोड़ा? 1975 में छोड़ा। अब सुनो, एग्जामिनर की लड़ाई अगर अपनी बीवी, तो वो ये भी प्रश्न बना सकता है कि भारत ने 1975 में आर्यभट्ट जो ग्रह छोड़ा था वो कौन सा था? सबसे कम ऊंचाई का था, अधिक ऊंचाई का था, मध्यम ऊंचाई का था, या ऊंचाई से इसका कोई संबंध नहीं था? तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई कम ऊंचाई का ये उपग्रह था, ये लेस हाइट का एक प्लेनेट था। तो समझ गए आप कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ समझाने और डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हिस्ट्री है। गुलनाज कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। अरे गुलनाज भैया, इसमें समझ में क्या है बताओ? है गुलनाज भैया, इसमें समझना क्या है? अब इस चीज को मैं लिखूं कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत भारत ने 1975 में आर्यभट्ट नामक कम ऊंचाई का उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इसमें क्या समझने की बात है यार? ये तो याद रखने की बात है। अगर आप मुझसे कल की चीजों को कहते कि समझ नहीं आ रहा, तो मैं समझता भी। इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, ये तो याद करना है। अब कौन सा आर्यभट्ट जी के घर जाके ये समझना है कि कैसे किया उन्होंने। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है जैसे कि सोवियत संघ से प्रारंभिक समर्थन, ये हेडिंग है, ठीक है, इतनी ये हेडिंग है, डैश के बाद शुरू होता है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पहले कुछ वर्षों में प्रक्षेपण वाहन सोवियत संघ से प्राप्त हुए थे। सवाल आ जाएगा कि बताइए, शुरुआत में तो भारत के पास अपने लॉन्चिंग पैड नहीं थे, तो भारत को लॉन्चिंग पैड किसने दिया या किसने मदद दी? तो आप कहोगे भैया जी सोवियत संघ ने उसको मदद दी थी। मतलब मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको फटाफट से निकाले दे रहा हूँ। आगे देखो, अगला है स्वदेशी प्रक्षेपण वाहन। यहाँ तक जो लॉन्चिंग पैड थे वो हम यूनाइटेड नेशन से ले रहे थे, सोवियत संघ से ले रहे थे और सोवियत यूनियन से ले रहे थे। उसके बाद 1980 के दशक में भारत ने अपने स्वदेशी प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करना शुरू किया और रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा। सवाल आएगा कि बताइए, भारत ने स्वदेशी प्रक्षेपण वाहनों को किस वर्ष में भेजना शुरू किया? भाई 1980 में भेजना शुरू किया। सर जी लास्ट टाइम पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन, अगर आप बता रहे हो
बड़ी अच्छी बात है, आपको अनुभव है और पूछ रहे हो तो जी हाँ, पूछे गए थे। ठीक है? अच्छा, आगे चलें। चौथा पॉइंट देखिए कि पोलर सैटेलाइट वाला प्रोग्राम कब से चला? 1980 के दशक के अंत में भारत ने ध्रुवीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का कार्यक्रम शुरू किया। तब भारत ने पहले पोल्स पर सैटेलाइट भेजनी शुरू की थी। तो आपको याद रखना है, पोल्स पर कब सैटेलाइट भेजनी शुरू? 1980 के दशक में, 1980 के एरा में। अच्छा, आगे देखें। आगे देखिए, भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह आईआरएस। आईआरएस क्या होता है आपका? भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये एक वो जगह है जो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करती है। भाई सैटेलाइट एक बार छोड़ दी गई, फिर उसको नियंत्रण कौन करेगा कि उसको कहाँ घूमना है, कौन सी उसकी पिक्चर आ रही हैं, पिक्चर किसके पास आ रही हैं। तो वो जगह है आईआरएस। और आईआरएस श्रृंखला के उपग्रहों का सर्वेक्षण, मौसम भविष्यवाणी और अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए प्रक्षेपित किया गया। ये सब सीधे सीधे पॉइंट है। अब आता है एक सीरीज है इनसाट उपग्रह। ये ना कई सारी सीरीज हैं उपग्रहों की, तो इनसाट एक सीरीज है उपग्रहों की। इनसाट श्रृंखला के उपग्रहों को संचार और मौसम भविष्यवाणी के लिए 1982 में लॉन्च किया गया। सवाल आएगा, इनसाट श्रृंखला की सीरीज को कब शुरू किया गया? 1982 में शुरू किया गया। इनका काम क्या था? इनका काम था संचार और मौसम, यानी कि कम्युनिकेशन और वेदर प्रिडिक्शन इनका काम था। ठीक है? अच्छा, आगे देखो। इनसाट के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण वाहन। अब देखिए, इनसाट को हम अपने प्रक्षेपण वाहनों से नहीं भेज सकते थे, यानी कि हमारे पास जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनसे हम लॉन्च नहीं कर सकते थे। इनसाट उपग्रहों को हमने किसकी मदद से लॉन्च किया? यूरोप की मदद से लॉन्च किया। तो यूरोपीय प्रक्षेपण वाहनों की मदद से हमने लॉन्च किया। अब आती है दूसरी सीरीज जीसैट 1। जीसैट 1 2001 में भारत ने जीसैट 1 नामक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ अपनी भूतल उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता का परीक्षण किया। तो सवाल आएगा कि जीसैट का परीक्षण कब हुआ? तो जीसैट का परीक्षण तो बहुत पुराना नहीं है, 2001 में ही इसका परीक्षण हुआ है। आज से लगभग 24 साल पहले जीसैट का परीक्षण किया गया था। अब अगर आपको भैया अपना समय बर्बाद करना है, खूब गहराई में जाना है, तो पढ़ते रहो खूब गहराई में। लेकिन अगर आप मुझसे चाहते हैं कि भैया जी वो बता दो जो सटीक पेपर में आए, तो फिर पेपर में इतना ही आएगा। ठीक है? चलो, सीधे सीधे इनको याद रख लो। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला कौन सा यात्री था जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा? तो वो थे श्री राकेश शर्मा जी। कब रखा? 1984 में उन्होंने कदम रखा। अब बात आती है इसरो की और इसके सेंटर्स। जब देखिए हमने बहुत अच्छा करना शुरू किया, तो उस टाइम पे जो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक थे पी मैनन करके थे, वो हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हुआ करते थे। यानी कि जो अंतरिक्ष में चीज़ें भेजी जाती हैं इन सब के प्रोजेक्ट के हेड हुआ करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से लेकर चला इसरो को। उन्होंने इसरो की संस्थापना कराई और इन सब चीज़ों को, परमाणु केंद्रों को या परमाणु कार्यक्रमों को, एटॉमिक सिस्टम्स को बहुत बढ़ावा दिया इंडिया में। तो इसरो और इसके केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कई केंद्रों का प्रबंधन करता है, जिनमें प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा जो चेन्नई से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? प्रमुख हो जाएगा इसमें श्रीहरिकोटा, जो चेन्नई से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी एनआरएसए हैदराबाद के पास स्थित है और यह उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग पे काम करती है। ये पॉइंट इसलिए भी जरूरी है, ये पॉइंट मैं इसलिए भी आपके सामने लेकर आया क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो है AWO TPO, यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, मतलब टेली कम्युनिकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। संचार का तो कोई भी पॉइंट हमें ही नहीं, पूरे संचार के तो किसी भी पॉइंट को हमें मिस ही नहीं करना। आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है, फैक्ट भी। उसके बाद एक और प्रयोगशाला है हमारी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL। ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। वहाँ पर भारत का नेशनल सेंटर है, राष्ट्रीय केंद्र है, जो अंतरिक्ष और संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान करता है। मतलब अंतरिक्ष और विज्ञान के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से इसरो है, PRL है, सबके अपने अलग अलग काम हैं। श्रीहरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में है। या फिर आंध्र प्रदेश में तो चेन्नई में नहीं है? तो भाई अगर आप कहोगे कि ताजमहल जो है भैया वो तो यार उत्तर प्रदेश में है, तुम तो आगरा में बता रहे हो, तो मेरी और तुम्हारी बात गलत है क्या? एक बार सोचना, इस पे विचार करना। भैया यहाँ तक आ जाते हैं वो सब 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो NCERT के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं और टेली कम्युनिकेशन संचार के हिसाब
अब अगर इनमें कोई दिक्कत ना हो तो थम्स अप करो, और फिर मैं लेकर चलता हूँ आपको ग्रहों की गति संबंधी केपलर साहब के नियमों। केपलर साहब के नियमों का हमें डिस्कशन करना है, केपलर्स लॉ रिलेटेड टू मोशन ऑफ द प्लैनेट। एक बार सभी थम्स अप करो कि हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है, और अब हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे दैट आर रिलेटेड टू द प्लैनेट्स। अर्शिया मंसूरी, आप भाई हैं या गुड़िया मुझे नहीं पता, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से करने में क्या तकलीफ है, आपको इन चीज़ों को इस बैच से करने में क्या तकलीफ है, बस मैं आपसे इतना सा पूछूँ, बिल्कुल नम्र निवेदन के साथ। तब अगर हमने ये चीज़ पहले नहीं की और आज हम कर रहे हैं तो अभी क्या समस्या है? क्या 10 दिन बाद एग्ज़ाम है? क्या 1 महीने बाद एग्ज़ाम है? अभी हमारा एग्ज़ाम 2 ढाई महीने है, आप हर दिन उन्हें पढ़ो, हर दिन रिवाइज़ करो, क्या दिक्कत है? मुझे समस्या बताओ कि ये समस्या है, अगर आप पहले करा देते तो ये होता, ये करा देते तो ये। चलो, ठीक है, ये चीज़ हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अब सुनिए, केपलर साहब कौन थे और उन्होंने ग्रहों की गति के क्या नियम दिए? देखिए देखिए, ग्रहों की गति के अध्ययन को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत पहले से उत्सुक रहा करते थे, और मतलब ये हमेशा आज भी होता है कि हम तो देखो भाई इस चक्कर में लगे हुए हैं, हालांकि ये गलत नहीं है, हम तो इस चक्कर में लगे हुए हैं भाई 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, लेकिन हर आदमी हमारी तरह नहीं है भाई, कोई फ़कीर भी बन जाते हैं, कोई साधु वाधु भी बन जाते हैं, हम में से कुछ वैज्ञानिक बन जाते हैं। अच्छा, असल में वैज्ञानिक बनना होता है ना, देखो वैज्ञानिकों की आप उठा के देखो तो सैलरी वैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से देखा जाए, और 2 नंबर का तो पैसा उनके पास हो ही नहीं सकता। मतलब जब कोई आदमी वैज्ञानिक बन रहा होता है ना, वो पैसे के लिए नहीं बनता है, या पैसे के लिए भी बनता है तो सिर्फ उतने के लिए कि जितनी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल जाए। उसे कोई बहुत अमीर नहीं बन पाता है वो उससे। आपने कभी सुना है कि वो वैज्ञानिक था और वहाँ वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, या वो वैज्ञानिक था उसकी वहाँ उतना बीघा ज़मीन पड़ी है? नहीं, इनके पास ज़्यादा सैलरी नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है कि खोजी आदमी वो बनता है कि जो एक अलग दिशा में जा रहा होता है। अब वो सही है या गलत है उस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो उनका अपना एक है। तो बहुत सारे लोग ये देखा करते थे, जहाँ सब अपने रोटी पानी के जुगाड़ में थे, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर उत्सुक रहते थे कि यार आखिर ये ग्रह चल कैसे रहे? ये सूर्य दिन में आता है, रात को चला जाता है, रात को चाँद आता है, दिन में चला जाता है, आखिर ये चक्कर क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने अपने अलग-अलग तरह के मत दिए, उनमें से कुछ-कुछ चीज़ें लगभग ठीक थी, बट कुछ-कुछ चीज़ें तो निहायत ही बेकार थी, गलत थी। अब उनमें से लेकिन अपनी बातें बताई, कोई लिखित रूप में नहीं समझा पाया। और विज्ञान देखिए ना, प्रमाण पे भरोसा करता है। विज्ञान हमेशा एविडेंस पे भरोसा करता है। तो सबसे पहले ग्रहों की गति को लिखित रूप से समझाने में जो सफल रहे, वो थे केपलर साहब। और केपलर साहब ने ग्रहों के घूमने के 3 नियम दिए। आपको हर एक नियम बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। आज जब ये 3 खत्म होंगे तो उसके बाद ऐसी चीज़ कराऊँगा जिसके लिए मैंने कल वादा किया था, आपका दिल खुश हो। देखो केपलर साहब ने क्या बताया, केपलर साहब ने पहली एक चीज़ बताई कि भाई देखो, जैसे ये सूर्य है, जहाँ ये सन है, और आपको पता है कि सारे ग्रह जो है वो सूर्य के आसपास घूमते हैं। जी हाँ, लेकिन सारे ग्रह सूर्य के आसपास किस तरीके से घूमते हैं? तो सारे ग्रह, केपलर साहब ने बताया कि सारे ग्रह सूर्य के आसपास, जैसे अगर हम मान लो पृथ्वी की ही बात करें, तो पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम रही है कि चारों ओर गोल गोल, नहीं, ये ऐसे करके घूमती। पृथ्वी जो है ये के चारों ओर इस तरीके से घूमती। इस तरीके का मतलब, ये जो शेप है, ये जो ऑर्बिट है, ये कैसी है? ये शेप है दीर्घवृत्ताकार, यानी कि एलिप्टिकल। मतलब ये क्या है? ये एक एलिप्स है। देखो जैसे ये गोला होता है, ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाकार बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। अच्छा, मैं एक बार साउंड का दिखा लेता हूँ, साउंड में कोई समस्या है क्या? भाई एक बार कहाँ गए? साउंड को देखो एक बार, साउंड में कोई दिक्कत है क्या? और ये साउंड की दिक्कत है सभी? अच्छा, ठीक है, साउंड अभी सही हो जाएगा। बफरिंग भी है तो फिर बफरिंग में क्या पढ़ाया जाएगा? और दोबारा, अच्छा, इसको बोलते हैं हम एलिप्स।
मैथ्स की भाषा में या विज्ञान की भाषा में इसको हम बोलते हैं एलिप्स, यानी कि दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त। तो सूर्य जो है, तो पृथ्वी, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, ये बात बताई गई केपलर साहब ने अपने पहले नियम में। इसीलिए जो केपलर साहब का पहला नियम है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कक्षाओं का नियम बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ये बात अगर लिखी है तो ठीक है, हाँ लिखी हुई है कि प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम से हमें कक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है, हमें ऑर्बिट के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह के ऑर्बिट में कोई ग्रह घूमेगा। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब केपलर साहब के 3 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? तो पहला नियम तो यही हो गया कि भाई सभी ग्रह सूर्य के प्रत्यय दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। अच्छा, आगे की बात सुनो। अब सूर्य, क्या ऐसा है कि सूर्य कहीं भी हो सकता है, मतलब यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी? तो नहीं। देखिए, जैसे ये है एक गोला, और गोले का होता है सेंटर, वैसे ही एलिप्स जो होता है ना, तो एलिप्स में 2 मेन पॉइंट होते हैं, और उन दोनों मेन पॉइंटों में क्या होता है, इन दोनों मेन पॉइंटों में सेंटर नहीं होता है, इसको बोलते हैं नाभि, यानी कि न्यूक्लियस। यानी कि जैसे सर्कल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर, वैसे ही मानो कि एलिप्स में 2 पॉइंट होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी नाभि। ठीक है, तो सूर्य जो है वो कहाँ स्थित होता है, किसी एक फोकस पे स्थित होगा, चाहे तो यहाँ स्थित होगा, चाहे तो यहाँ स्थित होगा, कहीं भी हो सकता है। तो पूरा नियम ये है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य इनमें से किसी एक नाभि पर स्थित होता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज स्टेशनरी एट एन फोकाई। कि सूर्य जो है एक फोकाई पर स्थित है। ललित, बिल्कुल सही बात है, यहीं से क्वेश्चन बना था पिछली बार स्टेटमेंट वाला, तो यहाँ से एक सवाल बना था, और आप गहराई को समझ लो तभी आप स्टेटमेंट वाले सवालों को कर पाओगे। तो जरा एक बार थम्स अप करो कि ठीक है, पहला नियम मुझे समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। जल्दी सभी थम्स अप करिए। चलो बहुत बढ़िया, तो ये चीज सबको समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरे नियम पर, सेकंड लॉ। अब देखो सेकंड लॉ में क्या आता है, आप पहले सेकंड लॉ को समझो, फिर उसके बारे में तमाम चीज थ्योरी में समझ आ जाएंगी। देखो, अब सेकंड लॉ जो है ना भाई, थोड़ा सा समझने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना एक बार कि ये है भैया जी सन, सूर्य, और हर एक ग्रह कैसे घूम रहा है। तो ठीक बात है कि भैया वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से देखना, सही है। अब मान के चलो हम कहते हैं पृथ्वी ही है, और वो पहले यहां से लेकर यहां तक आई है, और फिर यहां से लेकर यहां तक आई है। ये हम मान लेते हैं, यहां से लेकर वो यहां तक आई है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात को। केपलर साहब ने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ समान क्षेत्रफल तय करता है। सुनो मेरी बात, समान क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल वो तय करेगा। समान क्षेत्रफल का मतलब वो इक्वल एरिया कवर करता है। अब इक्वल एरिया का क्या मतलब है, समझना एक बात। इक्वल एरिया का ये मतलब है कि मान लो ये ग्रह है, और ये 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक आया है, तो इसने कुछ एरिया सूर्य के साथ कवर किया है। भाई कितना एरिया कवर किया है, तो इसने यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का एरिया कवर किया है। ठीक है, फिर ये अगले 1 सेकंड में यहां से यहां तक आया है, यहां से यहां तक, और मैं अब ये मान लेता हूं कि ये समान चाल से चल रहा है। फिर इसने इतना एरिया कवर किया है। भाई समान चाल से चलेगा, ध्यान से सुनना, समान चाल से चलेगा तो जितनी दूरी यहां तय करेगा उतनी ही दूरी यहां तय करेगा।
तो फिर ये जो एरिया है वो इतना हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये एरिया दोनों आपको बराबर लग रहे हैं? या चलो छोड़ो, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ कि मान लो कि पृथ्वी जो है वो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में आती है, और मैं मान लेता हूँ किसी क्षण वो यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में इतनी आ गई। तो क्या यहाँ से यहाँ तक आने में जो एरिया ये स्वीप करेगी इतना, क्या मुझे बताइए ये एरिया और ये एरिया क्या बराबर हैं? यस और नो? आपका उत्तर आएगा नहीं है। लेकिन केपलर साहब ने तो कहा था, और है ऐसा, कि हर एक ग्रह समान समय में सूर्य के साथ समान क्षेत्रफल तय करते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भैया मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे इस वाले क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। अब मैं बढ़ाऊं कैसे? तो भाई बढ़ाने का मतलब तो ये है कि मैं पृथ्वी को यहां ले जाऊं कहीं, और पृथ्वी के यहां जाने का अर्थ क्या है? पृथ्वी के यहां जाने का अर्थ ये है कि क्षेत्रफल ऐसे बढ़ जाएगा, और चलो अब मैं कह सकता हूं कि ये और ये एरिया बराबर है। तो अब इस बात का क्या मतलब है कि जितनी पृथ्वी 1 सेकंड में यहां से यहां तक गई, अब बहुत ध्यान से बात सुनना, अगर मैं चाहता हूं कि पृथ्वी जो है 1 सेकंड में यहां से यहां तक जाए, समय तो बराबर ही रहे, क्षेत्रफल भी बराबर ही रहे, तो पृथ्वी को क्या करना पड़ेगा? अपनी चाल यहां ज्यादा रखनी पड़ेगी और यहां कम रखनी पड़ेगी। बोलो यस और नो? समान समय में समान क्षेत्रफल ही तय करेगी, ये तो होना ही होना है। अब इस बात को कैसे कर सकते हैं, इस बात पे विचार करना है। तो मेरी समझ में एक रास्ता आया कि भाई यहां तो वो थोड़ा तेज चल दे तो 1 सेकंड में ज्यादा दूरी तय करेगी, और यहां पर थोड़ा सा स्लो रहे तो 1 सेकंड में कम दूरी तय करेगी, जिससे कि ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ग्रह है ना, वो जब सूर्य के नजदीक होते हैं, भाई देखो यहां नजदीक है और यहां दूर है, तो जब ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं तो वो थोड़े तेज चलते हैं, और जैसे जैसे वो दूर होते चले जाएंगे उनकी गति धीमी होती चली जाती है। इसका अर्थ है एक ग्रह कैसे गति करता है। तो साथी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताओ कि भैया जी एक ग्रह के गति करने का तरीका ये होता है कि ये ग्रह है, अब ये मान लो सूर्य के यहाँ सबसे नजदीक है, इसकी गति कुछ है तो ये थोड़ी तेज होगी, और जैसे जैसे दूर होगा इसकी गति स्लो होती चली जाएगी, स्लो होती चली जाएगी, और जब ये नजदीक आएगा तो इसकी गति तेज होती चली जाएगी, और जब ये सूर्य के सबसे नजदीक होगा तो ये सबसे तेजी से इसको क्रॉस करेगा ऐसे करके, है ना। तो जितना कोई ग्रह सूर्य के नजदीक होगा उसकी चाल उतनी ज्यादा होगी, और जब ये सूर्य से दूर होता हुआ चला जाएगा तो इसकी चाल कम होती हुई चली जाएगी। ये बात सभी को समझ आती है? इससे समान समय में समान क्षेत्रफल वो तय करेगा। तो हम कहते हैं कि भाई क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, उसकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यानी कि उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसकी क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। चाल नियत नहीं रहती है, चाल तो कम ज्यादा होती है, वेलोसिटी तो कम ज्यादा होती है, उसकी क्षेत्रीय चाल नियत होती है, एरियल वेलोसिटी नियत होती है। ऐसे छोटे छोटे शब्दों में अंतर रखना है, नहीं तो गड़बड़ झाला करके आ जाओगे। अब यहाँ से कितने सवाल हमने सीख लिए? पहला, केपलर का दूसरा नियम क्या है कि प्रत्येक ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, यानी कि एवरी प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहली चीज। दूसरी चीज वो पूछेगा कि बताइए जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसकी चाल ज्यादा होती है कम होती है? तो भैया वो होती है कम, सॉरी ज्यादा, और जब दूर होता है तो कम होती है। तीसरा पूछेगा ग्रह की कौन सी चाल नियत रहती है, या ग्रह का क्या नियत रहता है? चाल नियत रहती है, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, वेलोसिटी नियत होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? तो आपको कहना पड़ेगा भैया जी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको आगे और चलूं। ये तमाम चीजें मैंने दूसरे नियम में लिख दी हैं, और इसी नियम का अन्य नाम है क्षेत्रफलों का नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम। ये इसका अन्य नाम है। ठीक है, चलिए अपसौर उपसौर उन्हें हम ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं। जो पॉइंट दूर होता है उसे अपसौर कह दो, जो पॉइंट नजदीक होता है उसे हम उपसौर कह देते हैं, बट साइंस में उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल कृष्णा भाई, इसी में है, यही वो बोले जाते हैं। अब मैं साइंस के एंगल से आगे लेकर चलूं।
ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से यहाँ तक बनने वाले तमाम सवाल समझ में आ गए हैं। अब सुनो, आपसे पूछेगा एक बात कि इस पूरी प्रक्रिया में क्षेत्र या चाल के अलावा और क्या नियत रहता है। तो देखिए, मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए ये ग्रह जो है, मान लो 10 किलो का है फॉर एग्जांपल, हालांकि ग्रह 10 किलो के नहीं होते, बट मैं मान लेता हूं कि ग्रह कितने किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है। इसका मास जो है वो 10 किलोग्राम है। अच्छा, अब मैं इस प्लेनेट को दो पॉइंट पर देखूंगा, एक तो यहां देखूंगा और एक यहां देखूंगा, जब वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है और एक जब वो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। दो पॉइंट पर, एक वो सबसे ज्यादा दूर है, एक वो सबसे ज्यादा नजदीक है। 2 पॉइंट्स पर मैं इसको देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से यहां तक की दूरी अगर भाई 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी सॉरी डेफिनेटली कम होगी। ये हमें समझ में आती है कि हाँ भाई यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर ये चाल मान लो यहां जब ये क्रॉस कर रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये मुझे पता है कि भाई यहां जो चाल है वो ज्यादा ही होगी, तो ज्यादा कितनी हो जाएगी, मान लो 10 हो जाएगी। अब तुम कहोगे 10 कहां से मान रहे हो, देखो ऐसा होता है दोस्त कि इस प्रक्रिया में जब कोई चीज गोल गोल घूम रही है और उस पर कोई अतिरिक्त बल नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये पीछे भी चीज मैंने आपको बताई थी रोटेशनल मोशन में कि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। बहुत ध्यान से सुनना। अब कोणीय संवेग संरक्षित होने का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये होता है कि देखो अगर आप दो पॉइंट पे देखें और मान लीजिए मास कांस्टेंट है, भाई दोनों पॉइंट पर, मैं इन दोनों पॉइंट पर यहां और यहां ये तीनों पैरामीटर देखूंगा, मास वेलोसिटी रेडियस, तो मास तो कांस्टेंट है दोनों पॉइंट पे, भाई यहां भी और यहां भी। तो अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी बढ़ी तो वहां रेडियस को कम होना पड़ेगा, या इसका उल्टा, अगर वेलोसिटी कम हुई तो इसका मतलब वहां रेडियस ज्यादा है। यानी वेलोसिटी और रेडियस या दूरी कह लीजिए, वेग और दूरी दोनों एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। क्यों? ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। कंजर्व होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम चेक किया, एल बराबर एम वी आर, और वो आया, मास कितना है 10 किलोग्राम, और वेग कितना है 1, और दूरी कितनी है 10, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया 100। अब मैं यहाँ एंगुलर मोमेंटम चेक करूँ इस पॉइंट पर, तो भाई मास तो वही रहेगा 10, अब वेग कितना है, देखो अगर यहाँ वेग बढ़ा है तो यहाँ वेग को घटना पड़ेगा, सॉरी यहाँ घटा है 1 है तो यहाँ बढ़ना पड़ेगा। अब वेग कितना हो गया 10। अब मुझे बताओ अगर वेग बढ़ गया तो इसको 100 का 100 बनाए रखने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को जो यहाँ 100 था इसको 100 बनाए रखने के लिए मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, भाई 1 ही तो रखना पड़ेगा। यानी दूरी जो है वो यहाँ कितनी ले ली जाएगी, 1 ले ली जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर वेग बढ़ता है, 1 से 10 होता है, तो दूरी को क्या होना पड़ेगा, उतना ही घट जाना पड़ेगा, ताकि एंगुलर मोमेंटम जितना यहाँ है उतना ही यहाँ रहे। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है इस पूरी प्रक्रिया में। तो इसे हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। करिए एक बार हम सबकी, ठीक है, ये बात भी समझ आ जाती है। तेज क्यों चलता है सूरज के पास आने पर, अरे यार सौरभ बाबू इसमें तो आधा घंटा निकाल दिया मैंने समझाने के चक्कर में। मैंने क्या एकदम से ये बात बोल दी थी कि तेज चलता है, मैंने क्यों बताया तो था आपको अच्छे से, ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान बना रहे, एरिया जो है वो समान बना रहे। हाँ बिल्कुल भाई भरत, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इससे कितने सवाल पूछ सकता है, भाई इससे तो बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। वो पूछ लेगा कि बताइए जब कोई भी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसमें क्या कंजर्व रहता है, तो आपका उत्तर होगा भैया जी, उसमें कंजर्व रहने वाली क्वांटिटी है, उसमें संरक्षित रहने वाली क्वांटिटी है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। मतलब इस पॉइंट पर अगर एंगुलर मोमेंटम एल है तो यहाँ भी एल ही रहेगा। इसके लिए अगर, अब देखो डेफिनेटली भाई यहाँ जो है आर ज़्यादा है, आर ज़्यादा है तो वी को कम होना पड़ेगा, और यहाँ के लिए देखिए आर कम है तो वी को कैसा होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। ये चीज़ें चलती हैं। तो आपसे कैसे पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि बताइए कोई ग्रह है, मान लो वो पूछेगा यहाँ कोई ग्रह, वो 10 किलोग्राम का है और ये सूर्य के सबसे दूर बिंदु को मान लो 5 मीटर पर सेकंड की गति से पार करता है, और दूर बिंदु की दूरी जो है वो 2 मीटर है।
तथा यही ग्रह अगर सूर्य से 3 मीटर की दूरी पर हो, तो जब ये 3 मीटर दूरी पर है तो इसकी वेलोसिटी बताइए, वेग बताइए। तो आप क्या कहोगे कि यार दोनों जगह का ना एंगुलर मोमेंटम बराबर है, यानी कि इधर का मास वेलोसिटी और आर, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। एक का मास वेलोसिटी और आर एंगुलर मोमेंटम 2 के बराबर होगा। इसका मतलब देखो मास तो दोनों जगह सेम है भाई, 10 किलो है यहाँ भी, तो चाहो तो मास को तो काट दो। वेलोसिटी कितनी है यहाँ 5 और आर कितनी है 2। इधर वेलोसिटी कितनी है पूछी है और आर कितनी है निकालनी है 3। तो 5 दूनी 10, 3 नीचे आ जाएगा तो 10/3 बराबर वी। तो वी बराबर हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड, कि इस जगह को 10/3 मीटर पर सेकंड से पार करेगा। क्या पूछ रहे हो यार देव भाई? सर यार बता दो ना, आप कल से एक बात के पीछे पड़े हो कि शुड आई वेट टू डिस्कस अबाउट 3i एटलस आफ्टर एंड ऑफ द क्लास। भैया मुझे माफ़ करो महाराज, सिलेबस मेरा खत्म हो जाए वही बहुत है। ये 3i एटलस हमारे सिलेबस का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस प्लीज़ नहीं करेंगे। आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया है आशीष बाबू। फ्रिक्शन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बेसिकली हमारे सिलेबस में फ्रिक्शन को नहीं दिया है, बट फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं अभी कि पहले हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वी हैव टू कवर वेरी फर्स्ट देम, और उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक है आप जो भी कहोगे मैं उनको बाद में करा दूंगा। अभी पहले हम सिलेबस कवर करेंगे। ऐसे तो अभी हमने एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स उसको भी नहीं पढ़ाया है, ना हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बाद सिलेबस में सीधा प्रेशर दिया हुआ है, तो हम पहले प्रेशर को ही कवर करेंगे। पहले जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको कवर करेंगे, है ना। चलो तो ठीक है, ये तमाम चीज़ें मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई हैं। टेन बाई थ्री कहाँ से आ गया? अरे भैया देखो 5 में 2 का गुणा होगा तो भैया 10 होगा, और ये 3 उसके नीचे आ जाएगा, तो भैया यहाँ से आएगा ये 10/3, है ना जी, ये यहाँ से आएगा 10/3। ठीक है भाई गौरव। चलिए तो ये बात मुझे समझ में आ जाती है। और देखो द्वितीय नियम को मैंने कैसे लिखा है कि भाई किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफलीय वेग का नियम। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि भाई सूर्य जब अधिक दूरी पर होगा तो उसकी चाल धीमी होगी, और सूर्य जब निकट होगा तो उसकी चाल तेज हो जाएगी। ये भी पॉइंट क्लियर है। और केपलर का सेकंड लॉ जो है ये किस पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। अब देखो भैया ये हो गया आपका आया हुआ सवाल AW और TPO का। सवाल पढ़िए, उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा केपलर नियम इस अवलोकन से आता है कि ग्रह सूर्य से दूर होने पर सूर्य के निकट होने की अपेक्षा धीमी गति से चलते प्रतीत होते हैं। तो ग्रहों की चाल से संबंधित सिर्फ उसने ये पूछा कि बताओ कौन सा नियम में ये आता है। तो भाई ये आता है क्षेत्रफल के नियम में, केपलर साहब के नियम में। ठीक है, यही तो सेकंड लॉ है। करिए फटाफट के। हाँ जी ठीक है भैया जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। वीरेंद्र बाबू थर्मोडायनेमिक्स जब सिलेबस में आएगी तब करवाएंगे, मतलब सिलेबस के सीक्वेंस में। अभी इसके बाद अगला टॉपिक जो है ग्रेविटेशन के बाद वो प्रेशर है, तो पहले प्रेशर को खत्म करेंगे, फिर उसके आगे जो भी टॉपिक होगा सिलेबस के सीक्वेंस के हिसाब से उसको। चलो तो ये ऐसे सवाल तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ, थर्ड लॉ की तरफ। देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, केपलर साहब का तीसरा नियम क्या कहता है। बहुत प्यारा नियम है। किसी ने पूछा कि भैया केपलर साहब आपने बड़ा बढ़िया हमें समझाया और हमें ये समझ में आ गया कि सूर्य के चारों ओर कोई भी चीज दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है और सूर्य उसके एक फोकस पर स्थित होता है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा मन ये जानने को कहता है कि अगर मान लो ये कोई ग्रह है और मान लो ये यहाँ से चलना शुरू करता है, तो जब ये यहाँ से यहाँ, 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 और वापस जब यहीं पर आ जाता है, तो इसको एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा? ये बात हम आपसे जानना चाहते हैं। कुछ ग्रहों का हम जानते भी हैं,
भाई जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पूरा करने में 365.25 या सही 1/4 दिनों का समय लेती है, यानी 1 वर्ष और 1/4 हिस्सा ये पूरा समय लेती है। तो लोगों ने पूछा कि ये जो कैलकुलेशन आती है ये कहाँ से आती हैं, हम कैसे कैलकुलेट करें। केपलर साहब ने कहा ये तो मैंने खोज लिया भाई, मैं बताने ही वाला था। देखो केपलर साहब ने कहा कि मित्र पहले तो ये चीज सीखो कि जैसे सर्कल के सेंटर से आप कोई भी डिस्टेंस लीजिए तो वो सब बराबर होती हैं, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, रेडियस, और वो सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल एंड दैट आर कॉल्ड एज रेडियस। की भैया उनको क्या कहते हैं जी, हम रेडियस कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है भाई, यहां आप सेंटर को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते भाई। सेंटर का मतलब क्या है कि जहां से आप सर्कमफ्रेंस पे कोई भी डिस्टेंस उठा लो और वो सारी की सारी बराबर होनी चाहिए, बट भैया यहाँ तो नहीं आ रही हैं। तो यहाँ सेंटर को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है ना, इसमें कोई सेंटर होता है, इसमें होते हैं फोकाई, यानी कि फोकस। तो फोकस क्या होते हैं, एक तो देखो ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होता है। चलो मैं एक फोकस उठा लेता हूँ। अब एक फोकस से जो मैं दूरियां लेता हूं इसकी सरकमफ्रेंस तक, एक ये, ठीक है, अच्छा सॉरी, फोकस को पार करते हुए दो दूरियां लेता हूं, सॉरी, एक तो मैं ये वाली पूरी दूरी ले लेता हूं और एक मैं ये वाली दूरी ले लेता हूं। बस यहाँ सेंटर का इतना सा महत्व है कि ये दोनों दूरियां इस तरह से होंगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, इतने गहरे ना जाके, कि देखो ये जो अक्ष है, ये जो एक्सिस है ये बड़ी है और ये वाली पूरी एक्सिस छोटी है। तो इसको जो है हम कहते हैं दीर्घ अक्ष, भाई मेजर एक्सिस, मेजर का मतलब बड़ा, और ये हो जाता है लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस। तो मैं इनके नाम लिख भी दूं चाहे, हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा हो जाता है दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस, और ये जो है पूरा ये हो जाता है लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस, ठीक है। अब देखिए साथी, जो दीर्घ अक्ष का आधा होता है, अगर मैं उठाऊं यहां से, ये पूरा दीर्घ अक्ष है, मेजर एक्सिस है, इसका भी आधा, इसको बोलते हैं हम अर्ध दीर्घ अक्ष, इसको बोलते हैं हम अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये जरूरी है मेरे लिए, तो पहले केपलर साहब ने इतना समझा दिया, और सेमी मेजर एक्सिस को, अर्ध दीर्घ अक्ष को हम ए से दिखाते हैं। फिर केपलर साहब ने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, इसको लगाना और आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का उत्तर पा लेना। उन्होंने कहा टाइम पीरियड को तो हम टी से दिखाते हैं, और टाइम पीरियड इटसेल्फ में ये बताता है कि भाई ये पूरा एक चक्कर करने में लगा हुआ समय है। टाइम पीरियड क्या है, टी। तो हमसे कहा गया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, केपलर साहब ने कहा इसको डायरेक्टली याद रख लेना, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है यानी आवर्तकाल का जो वर्ग है, वो सीधा अनुक्रमानुपाती होता है जो अर्ध दीर्घ अक्ष है इसकी पावर 3 के, यानी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3 के। अब कोई ये ना कहना इसमें समझ नहीं आया, समझ में कुछ है ही नहीं भाई। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, सेमी मेजर एक्सिस मैंने आपको बता दी क्या होती है, उनको वैसा ही मान लो और ये सूत्र सीधा सीधा याद रख लो। अब समझने को सिर्फ इतना है कि अगर मैं तुम्हें किसी भी प्लेनेट के लिए ये वाली वैल्यू दे दूं तो तुम फिर मुझे पूरा टाइम पीरियड कैलकुलेट करके दे सकते हो, और इससे बनने के चांस होते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको वो चीज़ें अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। तो जरा बताइए कि हाँ जी ठीक है, इतनी बात भैया जी मुझे बढ़िया तरह से समझ में आ गई है। और इस नियम को हम बोलते हैं आवर्तकाल का नियम, टाइम पीरियड का लॉ, लॉ ऑफ द टाइम पीरियड। कहने का तरीका है कि भाई ग्रह का जो आवर्तकाल का वर्ग होता है वो अर्ध दीर्घ अक्ष की तीसरी घात के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, इस तरह से इसको बोलोगे, ठीक है। अरे कृष्णा उसको कोई दिक्कत नहीं है यार, चाहे आप आर बोल लो चाहे आप ए बोल लो, एक ही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के पीछे पड़े रहोगे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आर बताया था, अरे दिखाने का तरीका कई बार आर बोल देते हो, कई बार ए बोल देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई।
इस चीज को चाहे आर से दिखाओ, ए से दिखाओ, एक्स से दिखाओ, वाई से दिखाओ, पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा, पेपर में लैंग्वेज देगा। पेपर में ये नहीं कहेगा कि ए है वाई है, पेपर में ये लैंग्वेज देगा कि बताओ ये कौन सा नियम है। ठीक है भाई, चलो अब देखो ये तो हो गया तीसरा नियम, और इस नियम को हम आवर्तकाल का नियम कहते हैं। अब देखो इससे और क्या क्या सवाल पूछे गए, ये प्रीवियस ईयर सवाल है कि केपलर के नियम निम्नलिखित द्वारा संकलित आंकड़ों से निकाले गए, बताइए अब। हरीश भाई पानी दे दो थोड़ा। अब देखो ये थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने वाली चीज है कि जो केपलर के नियम थे ना, मैंने कहा ना कि इस क्षेत्र में केपलर साहब से पहले भी बहुत सारे लोगों ने खोज की थी। अरे नहीं, केपलर साहब ने जो थोड़े से आंकड़े निकाले वो किससे निकाले थे, टाइको ब्रे साहब से निकाले थे। तो याद रखना कि केपलर साहब ने किसकी मदद ली थी, टाइको ब्रे साहब की मदद ली थी, और न्यूटन साहब ने केपलर साहब की मदद ली थी। मतलब याद रखना कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, न्यूटन साहब का तीसरा नियम, वो केपलर साहब के थर्ड लॉ से निकाला गया। तो चुराया नहीं था, निकाला गया, डिड्यूस किया गया। ये चेले थे, देखो केपलर साहब जो चेले हैं वो टाइको ब्रे साहब के हैं। तो टाइको ब्रे साहब ने कहा कि भैया केपलर ये मेरी थ्योरी है, इनसे कुछ निकाल ले। ऐसे ही केपलर साहब के चेले थे न्यूटन साहब, न्यूटन जी के गुरु थे केपलर जी। तो केपलर जी ने कहा कि न्यूटन भाई ये मेरी कुछ चीजें हैं, इनसे तू कुछ डिडक्शन कर ले। तो न्यूटन साहब ने इसी से ग्रेविटेशन की खोज की थी। तो ऐसे चलती हैं ये चीजें। अगला सवाल है कि कौन सा नियम कहता है ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को ऐसे बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, ये भी कर लेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूँ इनको क्योंकि इन्हें तो हम कर ही लेंगे, फिर मुझे, हाँ ये चीज मुझे देनी थी। देखो अब हर चैप्टर के बाद में मैं क्या करूंगा कि जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सार है, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो मैं आपको दूंगा। और वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड है, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हर एक लाइन को दिल में बसा लेना। हालांकि ये नई नहीं है सब कुछ वही जो हमने पढ़ लिया है, बट रिवीजन के लिए जबरदस्त काम करेगा। तो पहला पॉइंट है कि कोणीय संवेग और कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है किसमें, गुरुत्वाकर्षण में। इस पूरे चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन देखो लीनियर मोमेंटम संरक्षित नहीं होता है, याद रखना। संवेग दो तरह का है, रैखिक और कोणीय। अब चूंकि केपलर के साहब के नियमों में चीजें घूम रही हैं, तो घूमने में रैखिक संवेग संरक्षित नहीं होता। भाई रैखिक संवेग क्या होता है, देखो रैखिक संवेग होता है केवल m गुणा v, p बराबर लीनियर मोमेंटम बराबर। और m चलो सेम है लेकिन v थोड़ी ना सेम है। अब v बढ़े तो घटेगा कौन, मास थोड़ी ना घट जाएगा। बट एंगुलर मोमेंटम में तीन चीज हैं कि अगर एक चीज कांस्टेंट भी है और एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज घट जाएगी। इसलिए एंगुलर मोमेंटम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो सोचेगा संवेग है बस, ना ये देखेगा कोणीय ना रेखीय। तो समझ गए, कोणीय संरक्षित रहता है, लीनियर यानी सीधा चलने वाला संवेग संरक्षित नहीं होता। अगला पॉइंट, कोणीय संवेग और केपलर साहब के दूसरे नियम से रिलेटेड। कोणीय संवेग का संरक्षण केपलर के दूसरे नियम की ओर ले जाता है। सही बात है, कोणीय संवेग का संरक्षण केपलर के दूसरे नियम की ओर जाता है। कोणीय संवेग का संरक्षण केवल व्युत्क्रम वर्ग के गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित नहीं है, यह किसी भी केंद्रीय बल के लिए लागू होता है। ये कहता है कि देखो कोणीय संवेग का संरक्षण केवल ग्रेविटेशन से संबंधित नहीं है, ये किसी भी गोल घूमती हुई चीज के लिए लागू हो सकता है, बशर्ते उस पर कोई बाहर से बल ना लग रहा हो, बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, अगला पॉइंट, केपलर साहब के तीसरे नियम से देखो, केपलर का जो तीसरा नियम है टी स्क्वायर। अब देखो जैसे मैं कह रहा हूं, हमने तो इतना पढ़ा कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये ए की जगह आर लिख रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछले बैच में आर लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। अब यहां अगर हम इसको हटाते हैं तो हमें बराबर का निशान लगाना है और एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो कांस्टेंट क्या मान लिया इन्होंने, के। अब देखो ये कहता है कि जो कांस्टेंट है ना के, अच्छा पहली चीज तो कि ये सभी ग्रहों के वृत्ताकार कक्षाओं के लिए लागू होता है। केपलर्स थर्ड लॉ अप्लाइज द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। अब सुनो, वैसे तो ये किसके लिए लागू था, हमने पढ़ा कि सारे ग्रह कैसे घूमते हैं, एलिप्टिकल।
बट अगर सर्कुलर पर भी लगाओगे, अगर मान लो कोई ग्रह सर्कुलर घूमने लग गया तो सर्कुलर पर भी लागू हो जाएगा। इनके कहने का ये मतलब है। मतलब सवाल आएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्या ये नियम केवल इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए लागू है? जी नहीं, ये सर्कुलर के लिए भी लागू होता है। हालांकि कोई ग्रह सर्कुलर घूमता नहीं है, बट घूमने लगे तो ये उसके लिए भी लागू हो जाएगा। उसके अलावा जो के है ये सभी ग्रहों के लिए समान होता है और यह पृथ्वी उपग्रहों पर भी लागू होता है कि भैया के की वैल्यू कांस्टेंट है, वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगी, वो सभी के लिए समान रहेगी। आगे देखो, अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करते हैं। यह इस कारण नहीं है कि उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल छोटा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री और उपग्रह दोनों पृथ्वी की ओर मुक्त गिरावट में होते हैं। देखो बहुत बड़ी चीज सुनो कि अंतरिक्ष में जाने पर आप भारहीनता का अनुभव करते हो, तो उसका कारण ये नहीं है कि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा है या नहीं है, नहीं, इसका कारण है फ्री फॉल, क्योंकि आप मुक्त गिरावट का अनुभव करते हो और मुक्त गिरावट में आपको रिएक्शन देने वाला कुछ नहीं है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना। देखो आपने एक बाल्टी ली और आपने उसको रस्सी से बांधा और आपने उसको पकड़ लिया। बहुत ध्यान से सुना मेरी बात को। तो रस्सी अगर आप उसको पकड़े हुए हैं तो इसका मतलब पानी बाल्टी को नीचे दबा रहा है और वही दबाव आपको ऊपर की तरफ महसूस हो रहा है। अगर आप फील कर पाए हो तो बताना। पानी बाल्टी को नीचे दबाएगा और यही दबाव मुझे ऊपर की तरफ महसूस होता है। इसी दबाव को मैं प्रतिक्रिया कहता हूँ, रिएक्शन कहता हूँ, और तराजू इसी को मापती है। बट अगर कोई चीज़ फ्री फॉल है तो मुझे बताइए क्या फ्री फॉल में पानी बाल्टी को दबा पाएगा? नहीं। आप फील करके देखो, एक बाल्टी में पानी भरा है, बाल्टी नीचे गिरती चली जा रही है, तो पानी उसको दबा ही नहीं पाएगा। दबाएगा कैसे जब उसको तुम्हारा हाथ ही नहीं है खींचने वाला? तो भाई भारहीनता का अनुभव, भारहीनता का रीजन ग्रेविटी का जीरो होना या छोटा होना नहीं है, उसका रीजन है फ्री फॉल, मुक्त गिरावट। मुक्त गिरावट के चलते ऐसा होता है। देखो अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं यहां से, है ना, तो जब ये नीचे आ रही है ना तो इसका भार जीरो है। ये चीज आप अच्छे से समझोगे। लिफ्ट में भाई लिफ्ट का तार काट दो तो उसमें बैठे हुए यात्री को क्या फील होता है? जीरो वेट फील होता है। क्यों? क्या यहाँ गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया है? अरे कहा ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से रहा है। भैया गुरुत्वाकर्षण की वजह से वेटलेसनेस फील नहीं होती है। उसका रीजन तो ये है कि अब कोई रिएक्शन देने वाला नहीं है। वो मोटर जो तार को पकड़े हुए थी अब तार ही नहीं है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, ये पॉइंट भी मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गया। अगला पॉइंट उठा के देखिए। चलो ये भी समझ में आ गया। आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो कणों के बीच की दूर गुरुत्वाकर्षण विभव ऊर्जा इस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा कांस्टेंट है। एक सिर्फ उसने, हालांकि फॉर्मूला तो ये होता है बट उसने कांस्टेंट जोड़ दिया, इससे कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अब वो कहता है कि स्थिरांक को मनमाने रूप से चुना जा सकता है, सामान्यतः इसे शून्य पर सेट किया जाता है। जैसे वो कह रहा है, वो इस कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है कि देखो ये जो कांस्टेंट है ना, आप इसको किसी एक जगह से लेकर शुरू कर सकते हैं। सामान्यतः इसे क्या मान लेते हैं? जीरो। तो आपसे पूछेगा कि बताओ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा है? तो महाराज ओरिजिनल ये नहीं है। नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, ये है। अब तुम कहोगे भैया वहां क्यों नहीं पढ़ाया जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे? भाई पूछे जाने के चांसेस इसके थोड़े कम हैं, इसी बात के ज्यादा हैं, बट यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि अगर पूछ लिया तो ओरिजिनल जो है वो ये है फॉर्मूला। और ज़्यादातर हम सी को क्या मान लेते हैं? जीरो। तो सी की वैल्यू जब आप जीरो मान लेते हो तो सी जीरो हो जाता है और ये फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, वो कहता है कि अगर आर की वैल्यू इन्फाइनाइट है तो वन अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा? जीरो। बिल्कुल सही बात है। तो जब आर इन्फाइनाइट की तरफ जाता है तो यू जो है किसकी तरफ जाएगा? यू जो है वो शून्य की ओर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। तो ये भी आसान है। अच्छा, अब आती है टोटल एनर्जी। कुल यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज और ये विभव ऊर्जा नहीं होगी। वो इंग्लिश में जब हम पोटेंशियल को कन्वर्ट करते हैं ना तो वो विभव ही कहता है, बट पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा। चलो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुत्वाकर्षण विभव ऊर्जा, अरे यार इस विभव को हटाओ, ये है स्थितिज ऊर्जा। कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा अनंत के सापेक्ष नकारात्मक होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? नकारात्मक होती है, और उपग्रह की कुल ऊर्जा नकारात्मक होती है। तो ये बात तो हम कल चर्चा कर चुके हैं कि
काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है जबकि पोटेंशियल और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये बात ध्यान रखना, सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आगे mgh का अनुपात। अब देखो, अरे यार विभव ऊर्जा नहीं है, ये है स्थितिज ऊर्जा। mgh के रूप में स्थितिज ऊर्जा का अनुमानित रूप गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा अंतर का एक अनुमान होता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। देखो ये कह रहा है कि आप जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो, जी हम तो ऐसे पढ़ते हैं, एक बड़ा m छोटा m बाई आर, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमने ये भी तो एक फॉर्मूला पढ़ा है कि G बराबर कैपिटल G m बटे आर का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसके 2 आर तोड़ लूं मैं और एक आर को यहाँ ले जाऊं, तो यहाँ एक आर बच जाएगा। यानी कि जी एम बाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल जी आर लिख सकता हूँ। यानी कि कैपिटल जी एम बाई आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल जी आर, और ये बन जाएगा एम जी आर। बड़े ध्यान से देखना भाई, आर क्या है, एक तरह की हाइट ही तो है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होती है। आ गया मजा? जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होती है। तो ये कहता है कि mgh जो है वो स्थितिज ऊर्जा का ही एक अनुमानित रूप है। तो हाँ भैया ठीक है, उसी का एक अनुमानित रूप है, सही बात कहते हो तुम। अब दो कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रल होता है, लेकिन दो कठोर स्थूल वस्तुओं के बीच बल उनके केंद्र के बीच की रेखा पर नहीं हो सकता। देखो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सेंट्रल फोर्स है, लेकिन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज सेंट्रल बट द फोर्स बिटवीन टू रिजिड मासिव ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑन लाइन बिटवीन दियर सेंटर्स। ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर है, लेकिन ये इस लाइन पर बीच में नहीं हो सकता है, मतलब ये इस लाइन पर नहीं होता है। इसको एज इट इज फैक्ट को याद रखो। और देखो ये पॉइंट तो मैंने आपको करा ही दिया था, ये मैंने आपको सबसे शुरू में ही करा दिया था, है ना। अच्छा आगे ये भी मैंने आपको करा दिया था, ये मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको जो है ये इंपॉर्टेंस इनकी पता लग जाए। अब थोड़ा आपका केमिस्ट्री का टाइम भी हो गया है, तो इन बार बार पॉइंट्स को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भैया जी, साथी हमारे, मित्र हमारे, मैंने आपको एकदम से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं जो बिल्कुल इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर का एक एसेंस है। तो इनको अच्छे से याद करिए। और जो भी आपके साथी अगर टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये कमेंट करते नज़र आते हैं कि भैया जी पुराने बैच से हो जाएगा, नहीं होगा, तो उन सबको सलाह दीजिए कि भाई नए बैच को पढ़ो। आपके जो भी साथी आप जिन्हें व्यक्तिगत जानते हो उनको व्यक्तिगत इस बात को समझाओ कि भैया नए बैच को पढ़ो। पुराना अगर आपने आधा पढ़ लिया है, जहाँ तक पढ़ लिया है उसको वहीं छोड़ दो और आप इस बैच से अपनी पढ़ाई को पूरी करो, इस बैच से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप में आप थोड़ी मेरी हेल्प करो बच्चों को ये बात समझाने में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा यही डाउट है। उनको ये बात समझाओ कि भैया आपको सभी को नए बैच से पढ़ना है। ठीक है, आप भी इसके नोट्स तैयार करो, हर एक फैक्ट को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट ये रहने वाला है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।